नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी की, क्योंकि आज चीनी उत्पादन को लेकर इस्मा का ताज़ा अनुमान आया है और जिसमें यह कहा गया है कि 2023-24 के सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 3.5% घट सकता है। इसके अलावा इथेनॉल का प्राइस बढ़ाने की भी डिमांड इस्मा की तरफ से की गई है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट है आप लोगों ने घटाया है 3.4%, आपको क्यों लगता है कि उत्पादन कम होगा? जी, इसमें दो प्रकार की चीजें देखनी होगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा उत्पादन लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लास्ट ईयर के मुकाबले और जैसी रिक्वायरमेंट है गन्ने को, उसके हिसाब से थोड़ी सी जून में बारिश कम हुई है। तो जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, जो सैटेलाइट से हमने लिया है और सैटेलाइट मैपिंग किया है, उसके अनुसार से लगता है कि शुरू में अभी गन्ने में थोड़ा सा उसकी जो बढ़त है वो नहीं हो पाई है और गन्ने केन क्रॉप थोड़ा स्ट्रेस में है। इसको आगे देखना होगा क्योंकि जुलाई में थोड़ा सा बरसात बेटर हुई है और जुलाई और अगस्त में कैसी बरसात रहती है उसके हिसाब से गन्ने की स्थिति को हम लोग पुनः आंकलन सितंबर में करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में लगता है कि किसी प्रकार से जो शुगर केन क्रॉप है वो थोड़ी स्ट्रेस में है महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेके। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में थोड़ी दिक्कत है, लिहाजा उस वजह से उत्पादन में कुछ कमी की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन ओवरऑल सप्लाई पर सर कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना? ओवरऑल सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप देखें तो आज की इसके बाद और हमारा डाइवर्जन अगर हम 45 लाख टन चीनी करते हैं, उसके बाद भी जो हमारे पास चीनी की अवेलेबिलिटी होगी वो हमारी कंजम्पशन से काफी बेहतर होगी। तो आज अगर हमारा मान है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 275 लाख टन है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास जो चीनी है करीब 315 से 320 लाख टन के बीच में हमारे पास उपलब्ध होगी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चीनी के ऊपर, और इस पर आप कह रहे हैं कि अभी सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उत्पादन में कुछ कमी आ सकती है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आप लोगों ने इथेनॉल का प्राइस बढ़ाने की डिमांड की है 4 रुपए प्रति लीटर। पहले तो आप ये बताएं कि ये डिमांड क्यों, और दूसरी बात इसमें दूसरा सवाल ये कि ये डिमांड आपकी पूरी होने की आपको कितनी उम्मीद दिख रही है? देखिए, जहां तक कि सवाल है, सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। इसमें सरकार ने कहा है कि हमको सत्र 25-26 तक हमको 20% E20 का लक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिए करीब 1200 से 1400 करोड़ की एथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें सरकार ने यह चाहा है कि चीनी उद्योग 750 लीटर की सप्लाई करे और 750 करोड़ लीटर की अप्रोक्सीमेटली सप्लाई ग्रेन से होगी। अभी इस समय जो हमारी सप्लाई है वो 400 करोड़ लीटर की है। जो हमारी एग्जिस्टिंग प्लांट थे, जिसकी वजह से आज हम प्लांट एथेनॉल सप्लाई कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 620 करोड़ लीटर है, जिससे कि हमको पोर्टेबल सेक्टर में और अनकेमिकल सेक्टर में भी सप्लाई करनी होगी। लिहाजा अगर हमको 400 करोड़ से लेके 800 करोड़ का उत्पादन करना है, नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसके लिए करीब 17,500 करोड़ कैपेक्स की आवश्यकता इंडस्ट्री को होगी। अच्छा, 7,500 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को अगर लगाना है तो एक ROI रिटर्न चाहिए, बैंकेबल प्रोजेक्ट चाहिए, जिसके लिए कम से कम हमको 69.85 रुपीज पर लीटर ऑफ एथेनॉल की अगर रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से, कि जब वो सरकार अगर उसको ध्यान में रखती है तो इस तरह का निवेश हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो आप ये रीजन बता रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं कि एथेनॉल का प्राइस बढ़ना चाहिए। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपकी इतनी सारी डिमांड है, आप सरकार से बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपसे जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब ये कि एक चिट्ठी कल आई है शुगर डायरेक्टर की, जिसमें चीनी मिलों को ये कहा गया है कि आप स्टॉक डिस्क्लोजर ठीक तरीके से दें। बहुत सारी मिलें ऐसा नहीं कर पा रही हैं, और ये भी कहा है कि सितंबर में उन्हीं मिलों को कोटा मिलेगा जो ठीक से इन नियमों का पालन करेंगे। ये दिक्कत कहाँ आ रही है सर? चीनी मिलें ठीक से डिस्क्लोज क्यों नहीं कर पा रही हैं स्टॉक? जहां तक सवाल है, जो लेटर इशू किया है मिनिस्ट्री में, एक रेगुलर एक्सरसाइज है और हर बार साल में 2 बार जो स्टॉक टेकिंग होती है, ताकि जो रियल स्टॉक है
क्योंकि सरकार को लगता है कि किसी प्रकार से चीनी के जो भाव है और अवेलेबिलिटी मार्केट में है जो हमारे पास चीनी मिलों में है, उसका एक समाधान हो जाए और सही स्टॉक की गणना हो जाए। अभी सरकार ने जीएसटी रिटर्न से भी उसका लिंकेज शुरू किया है और हम लोग ने उसका वेलकम किया है। अगर आप देखें तो इस्मा की तरफ से हमने सरकार को पहले भी पत्र लिखा था कि जिस सरकार का सरकार कोटा इशू करती है उसका लिंकेज किसी तरह जीएसटी पोर्टल से हो जाए, कोई भी चीनी मिलें जो है उससे ज्यादा या कम चीनी का सेल ना करें। ये तो सर और भी बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि हर साल सरकार, मतलब ये रूटीन है, तो रूटीन के मतलब बार बार मतलब सरकार के बार बार लिखने के बाद भी ये ठीक से फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सरकार 2 बार स्टॉक टेकिंग कराती है साल में। और अब नया स्कीम हम लोग सरकार से भी हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि उसको जीएसटी पोर्टल से लिंक कर ले ताकि उसमें क्लियरिटी हो जाए कि कितना स्टॉक किस चीनी मिल के पास है, कितना डिस्पैच हुआ है। एक बात आप जो बात कह रहे हैं ठीक बात है सर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास जानकारी है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल डेटा ऑफ दिस सीजन हैव नॉट बीन फिल्ड अप इन NSWS पोर्टल। फिल नहीं किया गया है। तो कोई चीनी मिलें हो सकती हैं जिन्होंने नहीं पूरा किया हो। हाँ, और उस पे हम सरकार के साथ हैं। हमने सरकार से कहा कि जो चीनी मिलें अगर किसी प्रकार का डेटा नहीं देती हैं या अगर कोई वायलेशन है तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने ये नहीं पूरा किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, राइट सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये आपके मेंबर हो सकते हैं? नहीं, इस्मा के हमारे भी मेंबर हो सकते हैं, आउट ऑफ मेंबर भी हो सकते हैं सर। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता कि चीनी मिलों ने मतलब कितनी मिलों ने किस तरह का डिस्क्लोज किया है डेटा? आप रखते हैं डेटा? नहीं, ये जो पोर्टल है ये सरकार का पोर्टल है। हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार के साथ कि इस्मा को भी उस पोर्टल के साथ हमको साझेदारी करें। नहीं, ये तो सरकार का पोर्टल है। आपका इंटरनल कोई असेसमेंट मैकेनिज्म है क्या कि आप चेक करते हो कि कितना डिस्क्लोज हुआ है आपके मेंबर की तरफ से? हम लोग ज्यादातर इस्मा में पॉलिसी डिसीजन पे ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, और हम पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप आदित्य झुंझुनवाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीनी के मुद्दों पर जो भी खबरें हैं उस पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ग्वार की। और ग्वार में देखिए आज हुआ क्या है। कमाल हुआ है। मतलब पहले तो ग्वार का मार्केट शुरुआती माहौल में ऊपर नीचे होता रहा। एक वक्त में अचानक से दाम बढ़ भी गए थे। मतलब एक वक्त में ये हुआ था कि मेरे ख्याल से जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है ग्वार का, अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं, तो जरा एक बार सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिखाइए यहाँ, ताकि हम ये समझ पाएं कि आज ग्वार में एग्जैक्टली हुआ क्या है। और आप देखिए कि ग्वार का जो सितंबर का वायदा है वो वहाँ पर बहुत तेज़ी, मतलब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि अब चूंकि आगे इसमें वॉल्यूम शिफ्ट होना है। आज का हाई था 6090। जरा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए स्क्रीन पे ग्वार का, अगर हम दिखा पा रहे हैं तो 6090 का हाई था आज का ग्वार का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, और लो लगा 5670 का। मतलब आप ये मान के चलिए कि 420 रुपए, मतलब हाई से 420 रुपए ग्वार गिरा है। 5670 का लो है और 6090 का हाई है, और फाइनल जो क्लोजिंग प्राइस है वो 5748 का है। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन। दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। दिनेश भट्टर साहब हैं और साथ ही हमारे साथ जेपी ब्रोकर के पंकज ओझा भी जुड़ रहे हैं बीकानेर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भट्टर जी, क्या हुआ आज ग्वार में? नमस्कार मृत्युंजय भाई। गवार में गवार और गम में पिछले 2-3 दिन से इसमें नफा वसूली हुई है। और कुछ दिन 10-15 पिछले एक महीने में जो 15-20 दिन के अंदर गवार के अंदर जो अच्छी तेजी आई गवार में, इसमें गम की डिमांड की उम्मीद थी कि ऊपर के भाव में गम की डिमांड आएगी। और ऊपर के भाव में गम की डिमांड नहीं आने से बाजार को नफा वसूली ऊपर में देखने को मिली है। 2-3 दिन के अंदर बाजार काफी गिरा है। तो आप कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। अच्छा, आप जरा बताइए पंकज जी कि आपके हिसाब से जो गिरावट आई है वो ठीक है? क्या हुआ ग्वार में पंकज जी? साहब देखो, ये जो 13,000 के आसपास गम के भाव जो हुए थे, उस भाव पे जो डिमांड है वो सस्टेन नहीं हो पा रही थी। हाँ। जो 16,000-17,000 टन के लगभग जो डिमांड अभी इस महीने की जुलाई की आई है, उसके हिसाब से ये भाव सफिशिएंट नहीं थे। तो उसकी वजह से ये मार्केट में जो भाव हैं तो ये नीचे आए हैं साहब। अच्छा, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आप भी वही बात कह रहे हैं जो बात भट्टर जी कह रहे हैं। लेकिन भट्टर जी, आप जरा हमें ये बताइए सर, इतनी गिरावट इतनी जल्दी आ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। जिस तरह से तेजी में किसी ने नहीं सोचा था, उसी तरह से इतनी गिरावट का भी अनुमान लगा नहीं था। तो अब जरा आप बताइए, क्या ग्वार में अब बाइंग का लेवल आ गया है
या आपको लगता है कुछ करेक्शन और बाकी है? गवार के अंदर बाइंग का लेवल सर, गवार है ना, जैसे गवार 5100 रुपए की गवार 6300 बनी है कम टाइम पीरियड के अंदर। और इस समय क्या, इस समय इन दिनों में सर केजी मंडी 200 रुपए की 300 रुपए की आती रहेगी हर वीक के अंदर। 200-300 बाजार घटना बढ़ना एक मामूली बात, क्योंकि ये सट्टे से जुड़ा हुआ है, वायदे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे अभी मंदी आने का कारण नफा वसूली भी मान सकते हो, और मंदी आने का कारण कटिंग भी आती है, जैसे मार्केट टूटता है, नफा नुकसान के कारण नीचे में बिकौली भी, बाइंग की बायर की बिकौली भी आ जाती है। अभी डिमांड को लेकर ये सट्टा नहीं है, फिर भी डिमांड एक जैसे 12,500 का भाव कम का 13,000 का जो भाव बना, उस भाव में कहीं पे भी ओरिजिनल डिमांड पाउडर की होती है, वो लोग इस भाव में बाइंग नहीं कर रहे थे, तो ऊपर के भाव में बाइंग नहीं दे के इसलिए नफा वसूली यही है। ज्यादा नफा वसूली के कारण बाजार गिरा, और जैसे बाजार गिरता रहा ना, तो लोगों की भी कौड़ी आ गई नफा नुकसान के कारण। तो हो गया भट्टर जी, जो हो गया मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं भट्टर जी, वो तो आपने पहले सवाल में बता दिया कि मुनाफा वसूली आई। मेरा क्या सवाल है, मेरा सवाल है कि क्या इस प्राइस के आसपास एक बार फिर से नई बाइंग करनी चाहिए क्या? गवार का भाव सर, जैसे अभी भाव 5600, 5700, 5600, 5800 की जो रेंज है ना, इसमें बाइंग जब भी बाजार स्टेबल होगा तो बाइंग करने जैसा लगता है मुझे। गवार का भाव 5600 रुपए का, 5700 का या 5500, जो भी यहाँ पर अगले 2-3 दिन में कहीं कहीं बाजार स्टैंड होता है, तो मान लेने जैसा रहेगा। आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे बाइंग करने जैसा माहौल रहेगा? तो सर छोटे ही है ना इसके, जैसे 5000 की गवार 6000 के बीच में जो भाव हाँ, चल ठीक रहे हैं बात ना, है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो बाइंग करनी चाहिए। ओके, आप जब ये सुझाव दे रहे हैं कि इस भाव के आसपास बाइंग बनती है, तो आपके मन में टारगेट क्या चल रहा है दिनेश जी? तो मुझे ऐसा लगता है आगे अभी जो बारिश अच्छी हो गई है, बिजली कोई अलग अलग जिलों में कहीं बिजली लास्ट जीती हुई, कोई जैसे नागौर जिला है, नागौर जिला में मैं खुद बीच में 2-3 दिन पहले नागौर जाना रहा मेरा, तो मूंग की खेती बहुत ज्यादा है। गवार की खेती समझ लो सर, पिछली साल 2 गुना सुनते थे, 2.5 गुना सुनते थे, क्यों, पिछली बार बारिश से बहुत अच्छी थी। तो किसानों ने क्या है, 1 साल पहले 80 रुपए का गवार का भाव देखा, तो उस बारिश में गवार की वृद्धि ज्यादा की और मूंग की खेती कम की। इस बार सर जो नागौर बेल्ट में गवार की खेती किसानों का रुझान लिया मैंने, तो गवार की खेती उन्होंने 20-30%, 50% के अंदर अंदर गवार को किया। ये रिपोर्ट पानी है ना, बिल्कुल ठीक गिरा है ना, ये रिपोर्ट मूंग की खेती ज्यादा हुई। राइट, ये रिपोर्ट कई जगह से आ रही है कि इस बार मूंग की खेती ज्यादा हुई है। ये रिपोर्ट कई जगह से आ रही है, लेकिन ठीक है। अब पंकज जी आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि डिमांड, लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी अगस्त के महीने में जो आईएमडी का भी अनुमान आया है और जो स्काईमेट का भी अनुमान आया है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी, और उसमें पश्चिमी राजस्थान के लिए खास करके कहा गया है कि वहां पर बारिश कम होगी। क्या इसका इम्पैक्ट कुछ ग्वार पर नहीं आएगा? इम्पैक्ट देखिए सर, अभी जो बरसातें हुई है अभी के हिसाब से बहुत सफिशिएंट बरसातें हुई हैं, अच्छी बरसातें हुई हैं सब जगह। और मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि अभी 1 महीने तक अगर बरसात नहीं आई अभी तक, तो कोई इन फसलों पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। इतनी बरसातें हो रही है तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, 1 महीने अगर बरसातें नहीं आए तो इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बारिश के लिहाज से ग्वार के लिए। ग्वार क्या होता है, ग्वार एक कम पानी की फसल है। कम पानी की है, लेकिन पानी तो चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ इसमें 3 बार बारिश चाहिए, 3 बार अच्छी बारिश इसमें हो जाए तो ये फसल अच्छी पक सकती है। 3 बार में तो अगस्त का महीना भी आता है ना पंकज जी। तो अभी तो 5-7 दिन तो बारिश को हो गए, 5-7 दिन पहले बारिश का राउंड है जो पूरा हो चुका है। अभी इसमें 1 महीने बाद में बरसात की आवश्यकता होगी इसमें। भट्टर जी ये ठीक बता रहे हैं क्या पंकज जी? अगर बारिश लंबी हो जाए, अगर सेकंड बारिश थोड़ा लेट आए, तो सर इसके अंदर वापस बाजार में तेजी आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गवार का कैरी स्टॉक जनरली कम, हर साल कम होता जा रहा है। अच्छा। और इसकी डिमांड 80-90 लाख 1 करोड़ बोरी के आसपास की क्रशिंग होती है, तो गवार इस साल 1 करोड़ बोरी होने जैसा तो बिजान है नहीं। और इसकी डिमांड 70-80 लाख बोरी, नीचा भाव अगर 5000 का भाव का लेवल में किसान है ना, जल्दी से बेचने को लाएगा भी नहीं। जो लास्ट ईयर 4500 गवार हुआ था, किसानों ने माल बेचा था 6000 के ऊपर। जब किसान अपनी फसल को लेकर आए मंडियों में, उस समय 6000 के ऊपर भाव थे, तो किसान 5000 की गवार दिखाएगा नहीं, मूंग बेच देगा। 80-90 रुपए का भाव मूंग का चल रहा है, तो ऐसे गवार कोई 5000 खुद किसान तेजी खेल लेता है, तो आगे जाके भी इसमें यही नीचे भाव में गवार नहीं आएगी। अभी तो सट्टेबाजी के कारण गड़बड़ आ सकती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाव नहीं बन सकते, भाव तो बन सकता है, कोई घाटा नफे वाला भी बेचता है इसके अंदर। फसल
बारिश का अभी आगे एक बारिश आगे और चाहिएगी और वो बारिश इम्पोर्टेंट रहेगी। जो फसल खड़ी है या फसल में जो बीजान है उसके लिए बारिश की जरूरत तो रहेगी। अगर वो बारिश टाइम पे नहीं आती है और वो लेट होती है तो 100% इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और कुल मिलाकर बीजे है ना सर 20-25% जो कम है ना इसका तो आगे जाके दिखेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं बिजाई कम है, इसका इम्पैक्ट दिखेगा। पंकज जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है सर कि आज बेचा किसने है ग्वार इतनी तेजी से? सर जी देखो, ये जो ऑपरेटर था, जैसे भट्टर जी ने बताया कि उन्होंने मुनाफा वसूली की है। जो माल को नीचे भाव में कैप्चर करके लेके गए थे उन्होंने ही वापिस मुनाफा वसूली की है और इसकी सेलिंग की वजह से ये बाजार है जो भी डाउन हुआ है। पंकज जी, ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर जो माल लेके जा रहे हैं, नहीं, जो माल लेके जा रहे हैं कौन? नाम तो बताइए कौन? सर जी नाम तो सट्टे में जो सट्टा करते हैं वही होते हैं साहब। अरे आपको नाम मालूम है, बताइए क्या दिक्कत है? नहीं, सट्टे में जो सट्टा करते हैं वो होते हैं। उन्होंने ऑपरेटर को माल खींचा था इसमें और वही वापिस इसको वापिस गिराया उसने। अरे तो आप सब बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं सिर्फ? नहीं, नाम नहीं बताने का होता है साहब। नाम नहीं बताने का होता है? कोई सिग्नल नहीं होता है इसके अंदर। ऑपरेटर कुछ नहीं है। तेजी मंदी लोगों की क्या है, सब तेजी मंदी करने के लिए व्यापार करते हैं। और अच्छा। इसमें ऑपरेटर देखो, इसमें कोई ऑपरेटर एक नाम होता है बोलने के लिए ऑपरेटर। बाकी तेजी मंदी तो इसकी फितरत है सर। सट्टे ये सट्टा है प्योर जवार का और इसकी फितरत है और इसके अंदर तेजी मंदी वो चलेगी। ऐसा नहीं है कि आज बाजार घट गई, कल और घट गई, परसों और घट गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ज्यादा पानी गिरता है वो भी अपना रास्ता बनाता है। ज्यादा घटेगा तो कोई और आ जाएगा बाइंग करने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक बात। ऊपर के अंदर सेलिंग आई है तो नीचे में बाइंग भी आ जाएगी। पर ये लेवल है ना, जो अपन भाव का लेवल से ट्रेड करते हैं ना, तो ये सबसे बढ़िया ट्रेड है। 5,000 6,000 की गवार में जाने को कुछ नहीं है। भाव सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भाव निकल गया वो वापस आएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक बात है भाई। 5100 का ग्वार आया ना 6300, ये बात तो ठीक है। तो सब होता है। 6,300 का भाव था और आज 5,600 तो भाव सब आते हैं सर। ठीक बात। वाले के भी आते हैं, बाइंग वाले के भी आते हैं। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका और पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और सवाल जवाब हम शुरू करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष जुड़े हैं। पूछिए आशीष। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर। नेचुरल गैस में कई दिनों से देख रहा हूँ 220 के ऊपर नहीं जाती है, तो अभी इसमें आने वाले समय में क्या लग रहा है फंडामेंटल? क्या लग रहा है बीरेन जी आपको नेचुरल गैस का फंडामेंटल? सर अब थोड़े सपोर्टिव है क्योंकि ऊपर में ये 900 तक बिक गया था एक साल पहले और वहां से गिर के 180 तक हमने देखा। नाइमैक्स में $10 देखा था और अभी 2.30 है। मीन्स टॉप से ये ऑलमोस्ट 75-80 गिर चुका है। तो वीकली चार्ट्स में, मंथली चार्ट्स में हाईली ओवरसोल्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं इसका 200-220 के आसपास कहीं इसका लॉन्ग टर्म बॉटम बन रहा है। जो करेक्शन आएगा वो उसको शायद 260-70 तक या 280 तक ले जाएगा, बट ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ नितिन हैं। पूछिए नितिन जी। हाँ सर, अभी फिलहाल कैस्टर पे क्वेश्चन थे, तो क्या कैस्टर सीड 6,500 अभी लेवल आ पाएगा? कैस्टर सीड 6,500 आप जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लेवल आएगा? अभी जो सितंबर वाला का लेवल है वो 6,331 के स्तर पर आज की क्लोजिंग है। क्या लगता है आपको भाविक जी, 6,500 आ पाएगा कैस्टर का भाव? जी आ भी सकता है क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि कैस्टर में एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद अभी थोड़ी रैली शुरू हुई है। क्योंकि लास्ट टाइम इस पर इनफैक्ट जो कैस्टर का जो स्टॉक था वो ज़्यादा है, बट इस पर थोड़े बारिश की वजह से शायद थोड़ा स्टॉक कम अभी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 6500 तक भी आ सकता है कैस्टर। ओके ठीक है। बीरेन जी, गोल्ड में क्या करें सर? गोल्ड में बड़ा उठापटक चल रहा है, कल गिरावट आई, आज गोल्ड में तेजी का माहौल बना है। करें क्या गोल्ड में? अभी थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम वापस लौट के आया है। ये यूएसए का जो क्रेडिट रेटिंग फिच ने डाउनग्रेड किया AAA से AA, तो थोड़ा इसका इफेक्ट है। डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ तो नेचुरली गोल्ड को सपोर्ट मिला। टेम्पररी शायद हम इसको ऊपर में 2000-2010 तक देखेंगे। इंडियन टर्म्स में जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 59,900 से 60,100 तक शायद जा सकता है। ओके, अविनाश हैं आप हमारे साथ। पूछिए अविनाश जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए।
सर 6,350 6350 में 2 क्रूड ऑयल सेल है, क्या सर रेट आ सकता है? स्टॉप लॉस क्या लगा दें? किस भाव पर? 6,750 पे 6,350 सेल किया आपने? हाँ जी हाँ जी। ओहो, बीरेन जी क्या करें, बहुत नीचे के भाव पर सेल है, इनका दाम काफी बढ़ गए हैं। क्रूड में नॉर्मली हम 1,000-1,200 रुपए की वॉलेटिलिटी इसमें देख रहे हैं। इसमें आइडियली यह है कि ऑप्शंस काफी लिक्विड है, तो जो भी पोजीशन बाई साइड की या सेल साइड की ऑप्शन से ऑफसेट की जाए तो रिस्क मिटिगेशन हो सकता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल स्टॉप लॉस है वो उसमें उड़ जाते हैं। मीन्स आप 500 रुपया 1,000 रुपया स्टॉप लॉस रखो तो भी वो गारंटी नहीं है कि वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि यही एक कमोडिटी है जो हमने नीचे में -$40 देखी और ऊपर में $150 भी देखी। नेक्स्ट कॉलर सुनील गुप्ता है हमारे साथ, पूछिए गुप्ता जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मुझे सोयाबीन और सरसों पे रिपोर्ट चाहिए सर अगले महीने तक की। सोयाबीन पर आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बीरेन जी क्या लगता है आपको सोयाबीन का भी आउटलुक? सरसों कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि त्योहारों के हिसाब से तेलों में थोड़ी रिकवरी आई है, विदेशों में भी यहाँ भी। सोयाबीन में पर्टिकुलर लोकल मार्ग काफी है, तो वो वही का वही मीन्स 5200-5300 के आसपास टिका हुआ है। बट कंपैरेटिवली ऐसा लग रहा है कि ये अब इसमें थोड़ा रनअप आना चाहिए। कुछ जगह पे सोयाबीन क्रॉप स्ट्रेस में है थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल राजेश का है, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए राजेश जी। सर मेरा सवाल बीरेन जी से ये है कि कॉपर में मैंने 750 पे 2 लोड बाई किए हुए हैं, तो फिर क्या करें? 750 पर आपकी बाइंग है। बीरेन जी क्या करें कॉपर में? चाइना से स्टिमुलस की लंबे समय से बात हो रही है, शायद अब आएगा, और डॉलर की कमजोरी भी है, तो टेम्पररी इसकी रेंज हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 730-760 मान के चलते हैं। 755-60 के लेवल पे लॉन्ग साइड एग्जिट करके शॉर्ट साइड एंट्री लेनी चाहिए। वैसे ओवरऑल ये हल्का सा बेरिश मार्केट है, यानी हल्की सी मंदी का मार्केट है। ओके, नेक्स्ट कॉलर पवन है, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर बीरेन सर ने गवार की रेंज 5870 से 6230 की बताई थी, तो मैंने 5890 रुपए में गवार ले लिया है सर, अब मैं क्या करूं? अच्छा बताइए बीरेन जी क्या करें, आपके कहने पे 5890 पे ले लिया है गवार। लास्ट शो में मैंने प्रिसाइजली ऐसा कहा था कि ये जो 6200 तक आया है, अब इसका रेजिस्टेंस है। अगले 3-4 महीने की रेंज आज दे ही देता हूँ, 5500-6200 की रेंज रहेगी, और पूरे साल काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर अगस्त महीने में ये बादलों का सट्टा होता है। धूप निकले तो मंदी की सर्किट, बारिश आए तो मंदी की सर्किट, और धूप निकले तो तेजी की सर्किट। ये एक तो उल्टा हो गया बीरेन जी, इस बार तो उल्टा हो रहा है। बारिश हो रही है तो तेजी आती है, और बारिश जब नहीं आने की खबर आती है तब दाम गिर जाते हैं। वही हुआ देखिए अभी गुआर में। लास्ट अगस्त में हमने 1.5 करोड़ बोरी 1.25 करोड़ बोरी की बातें सुनी थी, और दिवाली पे मार्केट 47 पे खुला था। इसके अगले 9,000 से 5,000 के नीचे गया, 5,000 से वापस 6200 आया। तो ये पर्टिकुलर इसकी ये पर्सनालिटी है। अच्छा भाविक जी, आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से कच्चे तेल में क्या किया जाए अभी? देखिए कच्चे तेल में अभी भी रैली मुझे स्ट्रांगली लग रही है, ऑल्दो ओवरबॉट है, बट अगर WTI देखें तो सबसे ज़्यादा अभी ऑप्शन में $85 के आ रहा है, जो हमारे यहाँ MCX में अराउंड 7,000 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कच्चे तेल में जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं शॉर्ट ना करें, और अगर लॉन्ग हो सके तो लॉन्ग ही कर सकते हैं। 6700 के स्टॉप लॉस का टारगेट रख सकते हैं 7,000 का। ओके, नेक्स्ट कॉलर नमन है, पूछिए नमन। सर मुझको नेचुरल गैस पे क्वेश्चन था। मैंने 215 पे शॉर्ट किया हुआ नेचुरल गैस, इसको और होल्ड करना चाहिए नीचे तक के लिए? 215 पे शॉर्ट किया, अभी 209 के नीचे है, तो अच्छा ट्रेड है आपका। क्या बने रहे ट्रेड में भाविक जी एनजी में? जी बने रहिए, बट 207 या 206 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जुलाई में हमने देखा है कि 205-206 का एक सपोर्ट आ रहा है, और वहां से उसने सपोर्ट लेके 227 तक किया है। तो मुझे लग रहा है कि 207 पे एक बार सपोर्ट जरूर से लेगा, तो वहां करीब आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।